तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम क्या है? चतुर्भुजों को समझना। ठीक है, माइक ऑफ कर लेंगे अपना अपना, जिस समय बोलना रहेगा उसमें बोलिएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा चतुर्भुजों को समझना है, इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है चलिए, तो देखिए यहाँ पर कुछ शेप आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, जहां पर ये आपका कौन सा शेप है? स्क्वायर है। ये कौन सा शेप है? तो रोम्बस है। ये आपका रेक्टेंगल है। ये आपका क्या है? ट्रेपिज्म है। और ये आपका क्या है? क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं, रोम्बस टाइप का ही है ये भी। ठीक, और ये जो है हमारा पिरामिड टाइप का है। हालांकि ट्रायंगल है मान के चलो, लेकिन यहाँ पर से झुका हुआ है, मतलब प्रिज्म या पिरामिड टाइप का दिख रहा है। ठीक है, तो हम इस पे यहाँ पर बात करेंगे कि हमारे पास चतुर्भुज कैसे कैसे हो सकते हैं, किस किस टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं चतुर्भुज माने क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल मतलब क्या होता है जी? चार भुजाओं वाली एक बंद आकृति होती है। ठीक है, फोर साइडेड इनक्लोज्ड फिगर होता है। तो चारों साइड से वो बंद रहता है। गणित में यह ज्यामिति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके सरल चरण होते हैं हमारे, मान के चलिए जैसे आपके चार साइड वाले। ठीक है, चार क्या हो गए आपके, मान लीजिए भुजा हो गया। ठीक है, तो फोर साइड हो गया आपका। इस साइड से चार खंडों से मिलकर के बनता है। इसमें चार ठो क्या होते हैं हमारे? वर्टेक्स होते हैं, जिसको हम शीर्ष कहते हैं। ठीक है, चार क्या होंगे? वर्टेक्स। ठीक है, शीर्ष होगा, कोना होगा, और इसमें चार एंगल होता है। ठीक है, जिसको हम कोण कहते हैं। तो ये देख लीजिए, चार चार का नियम इसमें लग रहा है, समझ लो। ठीक है, कि चार कोण होते हैं, चार भुजाएं होती हैं, चार शीर्ष होते हैं। ठीक है, और अगर थोड़ा सा सरलता भाषा में चलेंगे तो थोड़ा यहाँ से पढ़ लेते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन इसका, कि पहला चीज तो एक तो समतल की बात कही जाएगी, दूसरा एक वक्र होता है, एक समतलीय वक्र होता है, एक सरल समतलीय वक्र होगा, सरल बंद वक्र होगा, एक बहुभुज होगा, उत्तल उत्तल बहुभुज होगा। ठीक है, सम बहुभुज, विषम बहुभुज होगा। तो ये टोटल के बारे में हम इस चैप्टर से आपको क्या है पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर पॉलीगन के बारे में बताया गया है। केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। ठीक है, देख लीजिए, केवल रेखाखंडों से, रेखाखंड मतलब आप जानते होंगे रेखा क्या होता है, बिंदु क्या होता है। तो एक नुकीली भाग या पेन के नीब से या फिर पेंसिल के नीब से ऐसे प्रेस करने पर जो हमारा क्या बनता है? चिन्ह बनता है, जिसकी ना तो लंबाई होती है ना ही चौड़ाई होती है। वो हमारा क्या है जी? बिंदु होता है। ठीक है, और ऐसी ही अनगिनत बिंदुओं को एक सीरीज में, एक सीधी रेखा में इस तरह से रख देते हैं। ठीक है, तो इससे असंख्य बिंदुओं से मिलकर हमारा क्या बनता है? एक रेखाखंड तैयार होता है। ठीक है, और जब दो, इसके क्या है, रेखाखंड का क्या मतलब हो गया? कि उसके दो अंतिम बिंदु होंगे, है ना? एक इधर से एक इधर से, एक स्टार्टिंग पॉइंट भी रहेगा और एक एंडिंग पॉइंट भी रहेगा। लेकिन रेखा क्या होता है हमारा? जिसकी कोई एंडिंग पॉइंट नहीं रहता है, ये दोनों सिरे से पूरे पूरे चलते रहते हैं। ठीक है, ये ए तरफ बढ़ेगा, ये बी तरफ बढ़ेगा, इसे हम रेखा कहते हैं। और जिसके दो, एक स्टार्टिंग पॉइंट या फिर एंडिंग पॉइंट, या दोनों तरफ एंडिंग पॉइंट हो गया, समझ लीजिए वो हमारा रेखा खंड हो गया। तो ऐसे ही हमारे क्या है, आपके रेखा खंडों से हमारा क्या बनता है? ये बंद आकृति बनती है। तो बंद आकृति का मतलब हो गया कि कोई भी तरफ से खुला हुआ नहीं होना चाहिए, उस तरफ से वो बंद होना चाहिए। ठीक, वक्र जो बहुभुज है, देख लीजिए ये बहुभुज हो गए, और वक्र जो बहुभुज नहीं है, यहाँ पर ये आपको लग रहा होगा ये बंद तो है, लेकिन ये सामने इधर क्या है आपका? खुला हुआ है, इसलिए वक्र तो है। वक्र माने एक रेखा ही है। ठीक, कर्व लाइन बोलते हैं जिसको, तो कर्व्ड है ये, लेकिन हमारा ये एक तरफ से खुला हुआ है, एक तरफ से बंद है। यहाँ पर भी हम इधर सामने देखेंगे तो कहाँ से खुला बंद है, तो ये सब दिख रहा है आपका, यहाँ खुला हुआ है, इसलिए ये नहीं है। ये भी आपका ओपन फिगर है, इसलिए ये भी हमारा वक्र बहुभुज नहीं है। ठीक है, अब इसमें बहुभुज का वर्गीकरण हम उनकी भुजाओं या शीर्ष के अनुसार करते हैं।
तो खैर इस चैप्टर में हमको तो इसको पढ़ना है, लेकिन एक बार थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं कि त्रिभुज में भी हमारे 3 भुजाएं या 3 शीर्ष होते हैं। ये आकृति, इसका नमूना देख लीजिए चित्र में। और ये 4 भुजा वाला चतुर्भुज होता है, ठीक है। 5 भुजा वाला पंचभुज, 6 भुजा वाला षटभुज। तो भुज बहुभुज के अंतर्गत में जितनी भुजा है, जितनी रेखा है, उससे आगे का बनते जाएगा, ठीक है। 7 भुजा वाले को सप्तभुज सेप्टागन कहते हैं, 8 भुजा वाले को अष्टभुज ऑक्टागन कहते हैं, और ये नेक्टागन होता है 9 भुज वाला, ठीक है। और ये 10 भुज का हो गया, 11, 12, 15, जितने का भी आपको आगे बनाना रहेगा उतने का हम क्या है यहाँ पर पॉलीगॉन बना सकते हैं, ठीक है। वो चित्र है, जितनी भुजा उतने का बनेगा। हम बहुभुज का वर्गीकरण उनकी भुजाओं या शीर्षों के अनुसार करते हैं। जैसे भुजाओं या शीर्षों की जो संख्या है मान के चलिए, ठीक है। अगर हमारे पास कितने हैं नहीं पता है तो एन है समझ लीजिए, तो एन भुजा हो गया उसका, ठीक। एन भुजा वाला चित्र रहेगा। अब उसको 2 से बनाओगे तो 2 भुजा वाला, 3 से बनाएंगे 3 भुजा वाला, समझ लीजिए। तो इस तरह का आपको बात करना है। उत्तल और अवतल बहुभुज, कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगॉन्स, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों चीज को जान लीजिए एक बार। यहाँ पर कनकेव कौन सा है और ये कौन सा है, ठीक है। तो जैसे देखिए, आप लोग इसके बारे में पढ़े होंगे, ये सबको देखे होंगे आप लोग स्कूलों में पढ़े हैं जी। किसी का आवाज, हाँ, क्या चीज पढ़े हैं बताइए। हम्म। तो इसमें का आप लोग देखे होंगे कौन सा अवतल है और कौन सा उत्तल है आपका, बताइए। ठीक, कैसे पता चलेगा। हाँ ठीक है, उसको तो मान सकते हैं, लेकिन उसमें और कुछ इसका गणितीय रूल्स में आप डेफिनेशन होना चाहिए ना, ठीक है। तो जैसे हमारा उत्तल बहुभुज जो होता है ना, उसे कन्वेक्स कहते हैं, ठीक है। उत्तल बहुभुज को क्या कहते हैं, कन्वेक्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसके सभी जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री से क्या होते हैं, कम के होते हैं। इसके विकर्ण हमेशा आकृति के अंदर होते हैं, ठीक है। विकर्ण क्या होता है, आकृति के अंदर होता है। और अवतल बहुभुज जिसको हम कॉनकेव कहते हैं, इसका कम से कम एक आंतरिक कोण क्या होता है, 180 डिग्री से अधिक का होता है, ठीक है। कम से कम कितने, एक ठो, ठीक है। जैसे आप मान के चलिए, यहां पर हम लोग बात करेंगे इस वाले में। देखो यहाँ पर कोई विकर्ण आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए, इस सब में हमारे क्या है, विकर्ण बनेंगे। विकर्ण मतलब डायगोनल, ठीक। यहाँ से इस तरह से जोड़ मिल रहा है ना। ये वाला आपका यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ पर से, तो ये आपका क्या है, हमारा विकर्ण होते हैं, ठीक जी। तो ये जो विकर्ण बनते हैं ना, वो अंदर की ओर बनता है, वो हमारा कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है। और जिसका जो है बाहर की ओर है मान के चलिए, ठीक है। जैसे एक का देखिए अंदर घुसा हुआ तो लग रहा है आपको, आप बोल रहे हो सही है, लेकिन हम इसमें रूल्स के अनुसार यही कहेंगे कि कम से कम एक इंटीरियर एंगल, जैसे ये कोण आपका यहाँ पर 180 डिग्री से क्या बन रहा है, ज्यादा का बन रहा है, ठीक है। तो किसी न किसी का कोण जो है क्या रहेगा, 180 डिग्री से ज्यादा का रहेगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, अवतल बहुभुज कहते हैं। ये एक हिस्सा अंदर की ओर क्या होता है, धंसा हुआ प्रतीत होता है। ये आपका अंदर घुसा हुआ लग रहा है, ये भी अंदर घुसा हुआ लग रहा है, ये भी अंदर गया है, ये भी अंदर गया है। तो ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन उसमें एक और चीज बोलना पड़ेगा, क्योंकि गणित पढ़ रहे हैं तो गणित में एक गणितीय रूल्स फॉर्मूले भी होने चाहिए, ठीक है। कि कम से कम अंदर का एक कोण 180 डिग्री से क्या होगा, ज्यादा का होगा। तो समझ लीजिए कि वो क्या है, अवतल बहुभुज है, कॉनकेव पॉलीगॉन है, ठीक है। और अगर मान लीजिए उसके विकर्ण आपके बन रहे हैं अंदर की ओर, और वो उसके सब कोण क्या होने चाहिए, 180 डिग्री से कम का है, तो वो हमारा क्या है जी, उत्तल बहुभुज है, कन्वेक्स पॉलीगॉन, ठीक है। बन जाएगा। देखिए एक और चीज होता है इसमें,
बनावट के आधार पे। तो सम बहुभुज और विषम बहुभुज ये दो चीजें होती हैं, सम बहुभुज और विषम बहुभुज। ठीक है, इसी को हम लोग अंग्रेजी में रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं और इर्रेगुलर पॉलीगॉन कहते हैं। ठीक जी, ये दोनों नाम सुने होंगे, कंफ्यूजन होता है नाम में। तो रेगुलर को सम बहुभुज और इर्रेगुलर को विषम बहुभुज कहा जाता है, जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होंगे। देख लीजिए, जिसकी भुजा जितनी रहेगी उतने उसमें कोण रहेंगे। ठीक है, वो हमारे क्या कहेंगे, बराबर रहेगा, तो वो हमारा सम बहुभुज रेगुलर पॉलीगॉन है। और अगर आपकी मान लीजिए जिसकी भुजाएं या कोण असमान है, भुजाएं या तो असमान होगा या तो कोण असमान होंगे, वो हमारा इरेगुलर पॉलीगॉन होता है। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए एक दो ये तीन, कितने भुजाएं हो गई इसमें, तीन भुजाएं होगी। कितने कोण हैं, एक दो और ये तीन कोण हैं। तो ये दोनों क्या हो गए, हमारे समान हो गए, तीन भुजा तीन कोण। ठीक है, और भी बोल सकते हैं इसमें, ये 60-60 डिग्री का बनेगा मान लीजिए। ठीक है, अब जो हमारा एक और आकृति जो दिया है, जैसे आपका वर्ग है, ठीक, इसकी चार भुजाएं हैं, इसमें चार कोण बन रहे हैं। ठीक, और चारों कोण कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ठीक है, ये आपका देखिए कितने कोण का है, तो ये पांच भुजाएं हैं, पांच कोण है, और पांचों जो है कितने का बनेगा, 108 डिग्री का बनेगा। ठीक है, 108 पंचे 540 डिग्री। उसके बाद ये आपके षटभुज हैं, छह भुजा वाले छह कोण। ठीक है, और इसमें जो हमारे प्रत्येक कोण बनेंगे वो कितने के बनेंगे। तो अब इस सबको आगे का निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमको एक फॉर्मूला लगाना पड़ता है, वो बहुभुज याद करने का, वो आपको बता देंगे। ठीक है, ये 720 डिग्री का होता है टोटल में। अब इसको 6 से तो 120 डिग्री का प्रत्येक कोण यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ठीक है जी। उसके बाद देखिए ये त्रिभुज है तीन कोण, लेकिन ये आपका कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब ये हमारा कम का होगा 90 डिग्री से, मतलब समान तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है, तो समान नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि वह हमारा विषम बहुभुज है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन ये हमारा जो है आगे ये ज्यादा का बनेगा कम का बनेगा, अलग अलग बन रहा है। ठीक है, इसलिए ये भी हमारा कोण क्या है, विषम बहुभुज कहलाएगा। अब यहाँ पर देख लो, इसमें कितना कितना डिग्री का बन रहा है, एक दो तीन चार। ठीक है, तो यहाँ पर ए भुजा ये भुजा क्या है, बराबर है, ये भुजा और ये भुजा आमने सामने की भुजा बराबर है, लेकिन 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, विषम सॉरी सम बहुभुज कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कोण समान है। ये आपका कोण ये जो आपका ज्यादा का है, यहाँ पर कम का है, तो इसलिए हमारा विषम बहुभुज होगा। ठीक है, और आगे चलते हैं, थोड़ा देख लीजिए जिसको हम पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, चतुर्भुज के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर चतुर्भुज के अलग अलग प्रकार हैं। इससे पहले आपको एक और चीज बता देते हैं, जो हमारे चतुर्भुजों के बारे में जानना एकदम जरूरी है, बहुभुज के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, जैसे कि बाह्य कोणों का योग। ठीक है, सम ऑफ एक्सटेरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटेरियर एंगल ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल, या फिर त्रिभुज का हो, चतुर्भुज का हो, पंचभुज का हो, छह भुज का हो, कितने भी भुजाओं वाले के लिए होगा, जो बाहर के जो कोण होते हैं एक्सटेरियर एंगल, उसका सम कितना डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक जी, बाहर में जो कोण बनेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने एक यहाँ पर क्या बना दिया, त्रिभुज बना दिया, और त्रिभुज के जैसे यहाँ से आगे खींच दिया तो यहाँ पर एक कोण बन गया, आगे खींच दिया तो यहाँ पर एक कोण बन गया, आगे खींच दिया तो यहाँ पर एक कोण बन गया। तो यहाँ पर एक दो और ये तीन, तीन क्या बन गए, हमारे एक्सटेरियर एंगल बन गए। तो इसका इसका और इसका, ये तीनों कोणों को जब हम जोड़ लेंगे ना, तो वो हमारा 360 डिग्री के बराबर होता है। अगर ये 50 का बन रहा है तो ये कुछ और का बनेगा, लेकिन ये कुछ और बनेगा, लेकिन तीनों को जोड़ने पर वो 360 डिग्री ही होगा। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स विल बी 360 डिग्री। ठीक है, चाहे कोई भी एंगल का हो, कोई भी कोण का हो, त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज किसी का भी हो, प्रत्येक कोणों को जब जोड़ लेंगे तो आपका 360 डिग्री आएगा। ठीक है,
अब आंतरिक कोणों का योग ज्ञात करना है। मान लीजिए हमारे पास एन भुजा है और उसके अंदर के कोणों का योग ज्ञात करेंगे, तो उसके लिए आपको एक फार्मूला यूज करना रहेगा, वो है आपका n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, समझ लीजिए। किसी भी, चाहे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षडभुज हो, सप्तभुज, 16 भुज, 20 भुज, है ना, उसके अंदर में, जैसे यहाँ हमारे पास त्रिभुज है, अब इसके अंदर में कितने कोण बन रहे हैं जी? 3 कोण। तो अब आपको जानना रहेगा कि तीनों कोणों का योग कितना होगा। अब आपको याद नहीं आ रहा है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, तो आप इस फार्मूला को रखना है। ठीक है, 3-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो 3 में 2 घटाएंगे तो 1, गुणा में 180 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक, तो समझ जाइए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री का होता है। और अगर हम 3 से भाग कर दें तो प्रत्येक कोण कितना डिग्री का आ गया? 60 डिग्री का आ गया। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर बात करेंगे एक सम त्रिभुज का, ठीक है, कि जिसके तीनों इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसको बोलते हैं, उसके तीनों कोण इक्वल बनेंगे और वो 60-60 का बन रहा है। समझ जाइए कि प्रत्येक कोण 60-60 का है और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो रहा है। अगर वो छोटा बड़ा भी बना, मान लीजिए ऐसे इस तरह का, तो भी तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री ही आएगा उसका योग। ठीक है, फार्मूला याद हो जाएगा, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। अब आप लोग बोल रहे होंगे चतुर्भुज के बारे में, जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैं एक चतुर्भुज बना देता हूँ। ठीक है, अब आपको बोलेंगे कि इस चतुर्भुज का प्रत्येक कोणों का योग कितना होगा, तो आप लोग पहले से जानते हैं कि भाई यहाँ पर ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, 9 चौक 36, 360 डिग्री का हो रहा है। अब उसी को आप लोग क्या कर लो, ये ऐसे भाग कर दीजिए। ठीक, आप जानते हैं एक त्रिभुज 180 का, दूसरा त्रिभुज भी 180 का, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 360 डिग्री। या फिर n-2 मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, तो ये आपके कोणों की जो योग है अंदर का उसको बताएंगे। अब 360 डिग्री है और कितने कोण है? तो 4 कोण है। प्रत्येक कोण कितने का आ गया? तो 90 डिग्री का आ गया। ठीक, यहाँ पर चारों को भाग कर सकते हैं। ठीक है जी, तो वहां पर क्या है, वो रेगुलर रहेगा क्योंकि उसकी भुजाएं संख्या सीमित रहेगी जी। ठीक है, और एक बार मान लीजिए 5 भुजा वाले को देखना चाहोगे, एक बार बता देते हैं। तो देखो 4 भुजा वाले में ही क्या है आपका, एक ऐसे आएगा। अब इसी को हम लोग खींच देते हैं तो इसका 360 होता है और त्रिभुज का 180 होता है। यही 5 भुजा है, यहाँ से यहाँ यहाँ ऐसे करके, ये बीच को अगर हटा दूं तो ठीक, पंचभुज में ये ऐसा होगा। तो तीनों का एंगल कितना हो गया? सबको जोड़ दीजिए, 540 डिग्री। अब उसे फार्मूला में रख लीजिएगा, तो 5-2 मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री, तो 3 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ठीक, इज इक्वल टू में 540 डिग्री। अब प्रत्येक कोण कितने का है बोलने से, तो 5 से भाग कर दीजिए, 5 कोण है, 108 डिग्री आएगा। ठीक, तो 108 डिग्री प्रत्येक इंटीरियर एंगल इसका। ठीक है, तो किसी भी का आंतरिक कोणों का योग ज्ञात करना रहेगा तो फार्मूला हो जाएगा n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, और एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा तो वो हम गया था आपका 360 डिग्री। ठीक, 3 भुजा वाला है तो प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल कितना का बनेगा? 120 का बनेगा। 3 से भाग कर दीजिए उसको जी। ठीक है, तो इस तरह से इसको बना सकते हैं। हाँ, एक और होता है हमारा जो कि पेपर के अनुसार एकदम इंपॉर्टेंट होता है, वो है आपका विकर्णों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है, हाउ मेनी डायगोनल कैन बी फाउंड। ठीक है, विकर्ण, विकर्ण की संख्या। मान लीजिए हमारे पास एक त्रिभुज है, तो इसमें कितने विकर्ण बनेंगे? विकर्ण मतलब होता है ये नुकीले नुकीले भाग से उसको लाइन खींच के जोड़ना। तो अब जानते हैं कि त्रिभुज में एक भी विकर्ण नहीं होता है। उसका फार्मूला का आप पढ़ लीजिए कि n-n-3। ठीक है, ऐसा कर देते हैं और अपान में 2 कर दीजिएगा। तो देखो 3 गुणा 3-3/2, तो 3 गुणा 0/2, तो यह क्या आ गया? 0/2 मतलब 0। तो समझ लीजिए कि एक त्रिभुज में कोई भी प्रकार का विकर्ण नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब आप लोग बोलेंगे कि चतुर्भुज में बताइए, तो चतुर्भुज में 1 और ये 2 होता है, फार्मूला से निकाल के बताएंगे। तो चतुर्भुज में 4 भुजा होती है, 4 गुणा 4-3/2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 बार में 2 गुणा 4 में 3 घटाएंगे तो 1, तो 2 1 कम 2। तो एक चतुर्भुज में कितने भुजा हैं? 4 भुजा है, तो 4 माइनस
सॉरी 4 × 4 - 3 मतलब n × n-3/2 में लगाइएगा, आपके विकर्णों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, अब कई बार है तो हम लोग बना लेते हैं कि 4 का 5 का। ठीक है, ये आपका 5 भुजा वाला मान लीजिए मैंने बना दिया, तो यहाँ पर आप मिलाएंगे। ठीक है, जैसे भी मिलाएं। ठीक है, ये तो कितने हो गए, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक, और तो नहीं मिलेगा, तो पंचभुज में 5 होते हैं, तो 5 × 5 - 3/2। 5 में 3 घटाएंगे तो आएगा 2, 2 से 2 कैंसल, बच गया कितना, 5। तो पंचभुज में 5 होता है, लेकिन 10 भुज का पूछ देगा तो हम 10 भुज का चित्र बनाएंगे, फिर उसमें विकर्ण गिनेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो गिन नहीं पाएंगे। इसलिए उसको क्या करो, 10 × 10 - 3/2, 2 × 5 = 10 और 10 में 3 घटाएंगे तो 7, 7 × 5 = 35। तो 10 भुजा वाले एक आकृति में 35 ठो विकर्ण होंगे, ये आप ऐसा ज्ञात कर सकते हैं। ठीक जी, तो इस तरह से हमने क्या क्या चीज पढ़ लिया। 3 भुजाओं से स्टार्ट होता है हमारा। ठीक है, क्योंकि 2 से अधिक भुजाओं के बाद ही हमारी बहुभुज बनेंगी। तो 3 भुजाओं से त्रिभुज बनता है, 4 भुजा से चतुर्भुज बनता है, 5 भुजा से पंचभुज, 6 भुजा से षटभुज, 7 भुजा से सप्तभुज, 8 भुजा से अष्टभुज, 9 भुजा से नवम भुज, 10 भुजा से 10 भुज। ठीक, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन और डेकागन। ठीक, इस तरह से 10 भुजा का नाम इस तरह से आप पढ़ सकते हैं। इसमें हमने पढ़ा समबाहुभुज रेगुलर, जिसकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होंगे, वो समबाहुभुज है आपका। जैसे एग्जांपल में बात करेंगे तो आपका समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, एक स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये इस तरफ से भुजाएं क्या आपकी बराबर हैं। अब विषम बहुभुज में इर्रेगुलर पॉलीगन में क्या करेंगे, जिसकी भुजाएं या कोण असमान होंगे। ठीक है, अब उसके लिए आप एग्जांपल ले सकते हैं एक रेक्टेंगल, क्योंकि उसमें भुजाएं आमने सामने के बराबर होते हैं, इसलिए वो अलग अलग भुजा हो गया, और कोण हमारे तो वैसे ही समान होते हैं उसमें। लेकिन जिसकी भुजाएं या कोण असमान हो, कुछ भी हो, कोण समान है लेकिन भुजाएं असमान होनी चाहिए, या भुजाएं समान है लेकिन कोण असमान होने चाहिए, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, विषम बहुभुज कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा इसमें उत्तल बहुभुज, जिसको कन्वेक्स कहते हैं। इसके सभी आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम के होते हैं। इसके विकर्ण हमेशा अंदर की ओर होते हैं। और जो कनकेव है हमारा अवतल बहुभुज, जिसका क्या है, आंतरिक कोण 180 डिग्री, एक तो आंतरिक कोण 180 डिग्री से अधिक का होता है, और इसका जो एक भाग होता है वो अंदर की ओर घुसा हुआ होता है। ठीक है, उसके चित्र जो है अंदर की ओर बने रहते हैं, उसे हम अवतल बहुभुज कॉनकेव पॉलीगॉन कहते हैं। किसी भी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री होता है। आंतरिक कोणों का योग का फार्मूला होता है n में 180 डिग्री, और विकर्णों की संख्या के लिए आपका n × n-3/2। तो इस तरह से ये हमारे बहुभुज के अंतर्गत, चतुर्भुज के अंतर्गत ही है, लेकिन एक बार मैंने उसको पहले ही आपको रिवीजन करा दिया। अब हम इसमें बढ़ेंगे। ठीक है, किस पर, चतुर्भुज पर। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग चतुर्भुज के बारे में पढ़ते हैं। ज्यादातर इसमें अब क्या आएगा, चतुर्भुज की जानकारी लेना है। ठीक है, आपके 8 क्लास में बहुभुज भी है और चतुर्भुज भी है, तो हम चतुर्भुज के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं कि हमारा चतुर्भुज क्या है। ठीक है, चतुर्भुज तो समझ में आ गया होगा कि 4 भुजाओं से बनेगा, है ना भाई, सब लोग समझ गए होंगे। क्वाड्रिलेटरल क्या है, 4 भुजाओं से बनता है। तो देखते हैं इसमें, है ना। चलिए, तो चतुर्भुज में 4 भुजाएं होंगी, 4 कोण होंगे, उसमें क्या हो सकते हैं आपके, 4 आंतरिक कोण भी होंगे, 4 वर्टेक्स होंगे। तो सब 3 प्रकार की चीजें जो 4 4 हैं। ठीक है, कोण का योग क्या होगा, 360 डिग्री होगा, तभी वो हमारा चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, तो समझ लीजिए कि 4 भुजा की बात करेंगे, 4 कोण के बारे में बात करेंगे, 4 वर्टेक्स जिसको हम लोग बोलते हैं शीर्ष के बारे में यहाँ बात होगा। ठीक है, और हमारा योग बोल देंगे कोणों का, तो वो होगा आपका 360 डिग्री। ठीक है जी, ये होंगे, इसमें 2 ठो क्या होगा आपका विकर्ण होगा, इसे हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे।
ठीक है, दो विकर्ण होंगे इसमें। अब इसके प्रकार के बारे में थोड़ा सा बात किया जाए तो पहला आपका जो प्रकार होता है वो है आपका वर्ग, ठीक, जिसे हम स्क्वायर कहते हैं। ये भी हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो आता है हमारा आयत है, ठीक है, जिसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। क्या है जी, आपका रेक्टेंगल है। ये भी आपका क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत आता है, ये भी चार भुजा वाला है। तीसरा है आपका पैरेललोग्राम, जिसको हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, पैरेललोग्राम, ठीक है, PARALLELOGRAM, ठीक, पैरेललोग्राम। उसके बाद चौथा होता है हमारा समचतुर्भुज, समचतुर्भुज जिसमें रोम्बस कहते हैं उसको हम लोग। पांचवा होता है हमारा समलम चतुर्भुज, जिसको हम ट्रेफिज्म कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं जी, ट्रेपिज्म कहते हैं। तो ये पांच प्रकार के बारे में आप लोग पढ़े होंगे, पढ़े हैं जी। आप लोग देखे हैं कैसे दिखता है ये, वर्ग को तो सब जानते हैं, है ना। चलिए थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं हम वर्ग के बारे में, ठीक है, कि वर्ग क्या है। वर्ग में कितनी भुजाएं होती हैं, चार भुजा, है ना, फोर साइडेड है ये। कितने वर्टेक्स होंगे इसमें, फोर वर्टेक्स। कितने एंगल होंगे इसमें, तो फोर एंगल होंगे, है ना। और बात करेंगे तो इसमें टू क्या होगा, डायगोनल होगा, है ना, टू डायगोनल होंगे। तो अब इसमें ये बताइए कि वर्ग का जो क्षेत्रफल निकालते हैं, है ना, वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो क्या होता है ना, तो साइड इंटू साइड या फिर साइड स्क्वायर कहेंगे, है ना। भुजा का, भुजा से गुणा कर दो, भुजा स्क्वायर कहलाएगा, ठीक है। इसका परिमाप क्या होता है, हाँ, फोर इंटू साइड, चार गुणा भुजा, ठीक है। इसका डायगोनल क्या होता है, विकर्ण, ठीक है, विकर्ण क्या होता है, बताइए, डायगोनल कैसे फाइंड करेंगे, कोई भी। इसमें तो हाइट फाइट नहीं होता है जी, दिस इज ओनली टू डायमेंशनल शेप, प्लेन फिगर है, ठीक है, हाइट होगा नहीं। क्या होता है उसमें, अंडर रूट टू इंटू साइड, ठीक, अंडर रूट दो गुणा भुजा। तो ये तीन प्रश्न आपके इससे रिलेटेड आते हैं, ये तीनों याद रखिएगा। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप बराबर चार गुणा भुजा, और वर्ग का विकर्ण बराबर अंडर रूट दो गुणा भुजा, ठीक। ये यहाँ नहीं रहेगा लंबा, ठीक, अंडर रूट दो गुणा भुजा, इतना याद रखिएगा, ठीक है, बन जाएगा। वर्ग है आपका ये, ठीक, इसी का है ना। ये आपका क्या है, आपका डायगोनल है, यहाँ से यहाँ कोने से कोने मिलाना, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग आयत पे, ठीक है। तो आयत पे कितने भुजाएं होती हैं, तो दो लंबाई होता है और दो ठो क्या होता है, चौड़ाई होता है ना। आमने सामने की क्या होती है जी, भुजा इसमें बराबर होती है, ठीक, ये बोल सकते हैं। ये आपका लेंथ है, ये भी लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये भी ब्रेथ है, तो दो लंबाई होंगे और दो चौड़ाई होंगे, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल है ना, आयत का क्षेत्रफल,
वो कैसे निकलेगा? तो लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। और जो परिमाप होगा वो कैसे होगा? परिमाप मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। तो दो ठो लंबाई को जोड़ दो और दो ठो चौड़ाई को जोड़ दो, तो उसके लिए 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ करेंगे। ठीक है, हाँ, 2 इंटू एल प्लस बी। अब इसके जो विकर्ण होंगे, डायगोनल होंगे, वो कैसे फाइंड किया जाएगा बताइए? अंडर रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर, है ना। अंडर रूट में क्या करना है आपको? करनी लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। ठीक, तो ये तीन फार्मूले इनके लिए भी। ठीक, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, स्क्वायर और रेक्टेंगल। ठीक है, अगर हम लोग ट्रायंगल का भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं, इसलिए हम ट्रायंगल का नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको पढ़ना रहेगा तो आप भी इसमें क्या करेंगे? परिमाप के लिए 3 इंटू साइड, अगर साइड बराबर है तो, या फिर तीन तीन बार क्या करोगे? साइड प्लस साइड करोगे। ठीक, सभी भुजाओं का योग परिमाप के लिए, है ना। एरिया के लिए क्या करेंगे? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुणा क्या होगा जी? धार गुणा ऊंचाई। ठीक है, ये और अलग अलग फार्मूला होते हैं अलग अलग त्रिभुज का। ठीक, समलंब का अलग क्या होता है आपका? समांतर, सॉरी, समद्विबाहु, समबाहु, विषम बाहु त्रिभुज, सबके लिए अलग अलग रहेंगे। कोण वाले के लिए अलग रहेगा। लेकिन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं क्या? क्वाड्रिलेटरल, जो चार भुजा वाले हैं। ठीक, तो अब हमारा हो गया दो ठो का। ये इंपॉर्टेंट है, हैं? इसके भी चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, सभी 90-90 के होते हैं। ठीक है, चलिए अगला जो हमारा मुख्य रूप से आपके सिलेबस पे है, आपको टेस्ट में भी देखने को मिले होंगे, है ना, कि समांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज और आपका समलंब चतुर्भुज। ठीक है, ये तीन प्रकार के जो चतुर्भुज है उसके बारे में आपको ज्यादातर देखने को मिला होगा, है ना। तो पहला है इसमें समांतर चतुर्भुज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम कहते हैं। एक चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म समांतर होता है, ठीक है, उसको हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो इसमें सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, मतलब ये भुजा आपके इस भुजा के बराबर होगा और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगा। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये जितने का बनेगा उतने का ये कोण बनेगा, और ये जितने का बनेगा उतने का ये कोण बनेगा। तो सामने के कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो विकर्ण देख लीजिए, इस आकृति को क्या कर रहा है? समान भागों में बांट रहा है। मतलब हमारा इस तरह से टेढ़ा जमीन रहेगा तो हम उसे ऐसे तिरछा अगर काटते हैं तो क्या होगा हमारा? वो इक्वल बटेगा। ठीक, तो तीन मुख्य बातें याद रखिएगा। पैरेललोग्राम में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ठीक है जी, इतना समझ गए? तो इसका जो हमारा क्षेत्रफल होता है, ठीक, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो वो होता है आपका बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, क्या होता है? आधार गुणा ऊंचाई। अगर आपको इसका भी परिमाप निकालने के लिए बोलेगा तो आप कैसे लिखोगे? तो इसमें भी दो ठो लंबाई और दो ठो चौड़ाई होता है, इसलिए 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि ये भी मान के चलो आयत का ही रूप है। ठीक, तो 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई लगाएंगे। यहाँ पर ए और बी क्या है हमारे, जो मान रहे हैं लेंथ और ब्रेथ, ये क्या होगा आपका? आसन्न भुजा होगा। आसन्न मतलब होता है एडजेसेंट, ठीक है, जुड़ा हुआ। तो जब भी हम किसी को जोड़ते हैं ना, तो उनके दोनों कोणों का योग, जैसे आपका ये यहाँ से यहाँ तक गया और ये यहाँ से यहाँ तक आया। ठीक, ये यहाँ से ऐसे और ये यहाँ से ऐसे। तो एक कॉमन भुजा में जब कोई कोण बनता है तो उसके कोणों का योग क्या होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है, उसे हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं, आसन्न कोण। ठीक है, फार्मूला बन जाएगा इसका। दो प्रश्न पूछेंगे इसमें से, एक क्षेत्रफल और एक परिमाप आपका। ठीक है, बाकी अगर बताएंगे। चलिए अगला देखते हैं। यह है आपका समचतुर्भुज,
नाम से ही देख लीजिए, समान अंतर में अगर चतुर्भुज है तो उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। ये समान, इसके अंतर में ये और ये समान, समांतर। और सम चतुर्भुज का अर्थ हो गया ऐसे चतुर्भुज जिसके सभी सम होंगे। देख लो, अगर ये 5 का है तो ये वाला भी 5 रहेगा, ये भी 5 रहेगा और ये भी 5 रहेगा। तो आयत से बना रहता है उसे पैरेललोग्राम कहते हैं, और स्क्वायर से जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, रोम्बस कहते हैं। ठीक जी। इसमें भी हमारे क्या क्या है, एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर माप की होती है उसे हम रोम्बस या सम चतुर्भुज कहते हैं। समांतर चतुर्भुज के सभी गुण इसमें पाए जाते हैं। ठीक, वर्ण विकर्ण परस्पर क्या होंगे, लंब होंगे। ठीक है, कहने का मतलब सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, आमने सामने के कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, जितने का कोण बन रहा है यहाँ पर है उतने का कोण यहाँ भी बनेगा, ये वाला भी कोण लग गया, मतलब 4 कोण है तो 4 कोण इसमें भी रहेंगे। तो समांतर चतुर्भुज के लगभग और एक दूसरे को क्या है आपका इस तरह से बांटते हैं। ठीक, तो ये हमारा दोनों ही इसमें रूल क्या हो रहा है, लागू हो रहा है। बस इसका क्षेत्रफल की बात करेंगे कि रोम्बस का एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस तो क्या होगा आपका, कितने लोगों को पता है? कोई जानते हैं? नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, 1/2 मल्टीप्लाई d1 इंटू d2। ठीक, अभी d1 क्या चीज़ है, तो डायगोनल है। ठीक है, क्या है आपका, डायगोनल। तो पहले वाले डायगोनल को क्या करोगे, अच्छा एक मिनट, चलिए, दिख रहा है जी? चलिए, डायगोनल की बात कर रहे थे, है ना? तो जो डायगोनल रहेगा हमारा, ठीक है, उसी को क्या करना है हमको, यहाँ पर रखना है। जो पहला डायगोनल रहेगा उसको यहाँ रख देना है और दूसरा डायगोनल रहेगा उसको यहाँ पर रखकर उसे मल्टीप्लाई करना है। तो एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू होगा 1/2 मल्टीप्लाई d1 इंटू d2। ठीक है, हो जाएगा जी। हाँ, एक मिनट है। ओ, हाँ, अभी जा रहा है आवाज? ठीक। तो ये बोल रहे थे हम लोग, ठीक है, कि भाई एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू होगा 1/2 गुणा विकर्ण 1 गुणा विकर्ण 2। ठीक, डायगोनल 1 का डायगोनल 2 से गुणा करके उसको 2 से भाग कर दीजिए, तो आपका क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ रोम्बस निकल जाएगा। ठीक है, हाँ, एक मिनट।